का इशू होता है, जैसे पीवीडी, डीवीडी, ये कंडीशंस हैं। एंटी कोएगुलेशन फैक्टर्स जिसमें मिसिंग होती हैं, कोएगुलेशन डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, ब्लड क्लॉट नहीं होता, उन पेशेंट में नहीं देते ग्रेड 3। और डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस है जिसमें कॉन्टैक्ट करने से स्किन को स्प्रेड होगा। अच्छा, उसने वाइट पोर्शन में अगर देखो ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। कभी आपने सुना है कि थोरेसिक रीजन को मोबिलाइज किया है और पेशेंट का शुगर लेवल गिर गया? क्या? थोरेसिक रीजन को मोबिलाइज करने से पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल गिर जाना। इवन कि डायबिटीज़ के पेशेंट में अगर आप थोरेसिक मोबिलाइजेशन करते हो, बड़े एहतियात से करते हैं हम, क्योंकि उसमें हाई रिस्क होता है ब्लड शुगर लेवल गिर जाना। क्या रीज़न है उसकी रीज़न है कि हमारा जो थोरेसिक रीजन होता है, वहाँ से नर्व्स निकलती हैं, दे फॉर्म दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ना, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। तो जब मोबिलाइज करते हैं तो कई दफ़ा वो हाइपर वेंटिलेशन इंड्यूस करवा देता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो हाइपर वेंटिलेशन शुरू हो जाती है बॉडी में। और हाइपर वेंटिलेशन की वजह से बॉडी में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, और उसकी वजह से ट्रिगर करता है एक रिस्पॉन्स इंसुलिन की रिलीज़ को। बहुत ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होती है, वो ब्लड में से ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के निकाल देती है और ब्लड में शुगर लेवल गिर जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक में, हाइपोवोलेमिक शॉक एकदम जो है कंडीशन ऐसी हो जाती है, फेंट हो सकता है ना। वो तो ब्लड से रिलेटेड है ना, ब्लड प्रेशर एकदम से गिर जाता है। ठीक है भाई, कैसे? चलो आप इसे फर्दर भी एक्सप्लोर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे कैसे हाइपर वेंटिलेशन से ब्लड ग्लूकोज लेवल गिर जाता है। ओके भाई, आगे स्पेसिफिक कंट्राइंडिकेशन है, जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस दौरान अगर ये चीज़ें आएँ तो आप ग्रेड 3 ना दें, कि आप हाइपर मोबाइल जॉइंट को मोबिलाइज कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उसमें हार्ड एंड फील आ रही है, उस केस में ग्रेड 3 नहीं देंगे। अगर आप हाइपर मोबाइल जॉइंट है और उसकी एंड फील सॉफ्ट है, इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी इतना आगे चला गया हुआ है और फिर भी सॉफ्ट आ रही है, इसका मतलब मज़ीद दोगे तो वो और आगे जाएगा, डिसलोकेट कर जाने के या टीयर के रिस्क होते हैं। ग्रेड 3 कॉन्ट्राइंडिकेटेड। पेन में और प्रोटेक्टिव मसल स्पैज़म में ग्रेड 3 कॉन्ट्राइंडिकेटेड। फिर कौन सा ग्रेड देंगे? हाँ, पेन के लिए 1, स्पैज़म के लिए 2। और अगर आपने स्क्रीनिंग टेस्ट पहले किया है, उसमें कंप्रेशन में पेन आई है, यानी कि पेशेंट में कंप्रेशन टेस्ट से पेन आती है, तो उस केस में ग्रेड 3 नहीं देंगे। और भी बहुत से स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जैसे सर्वाइकल में आप रोटेटरी मोशंस नहीं करवाते। अगर आपने पहले VBI का टेस्ट कर लिया, वर्टिब्रोबैसिलर आर्टरी इनसफिशिएंसी का एक टेस्ट होता है जिसमें ये तो कोई रिकॉर्डिंग ही चल रही है साथ। अच्छा, जो ना नेक मैनिपुलेशन करते हैं ना, कायरोप्रैक्टिक जो होती है गर्दन की, वो कड़ाका निकालते हैं नेक, उससे वो प्रोसीजर करने से पहले इसे कहते हैं प्री मैनिपुलेटिव टेस्ट, VBI। आपने भी ये वीडियो देखी है? कि हाँ, वीडियो देखी है आपने? कौन सी? पता है यूट्यूब पे आपने कहा थे? हाँ, वो ना वो ट्रीटमेंट होता है ना। मेरी ना सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था, तो कायरोप्रैक्टिस उसमें किया, उसको एकदम से बिल्कुल इतना उसका स्वेलिंग हुआ था, तो उसके बाद उसका बिल्कुल कम हो गया। नर्व कंप्रेस होती है ना वो। से ना नेक पे किया उसने, यहाँ पे बैक पे सारा वो है, तो देख के डर लग रहा था। हमारी वर्कशॉप थी, उसमें सर जाहिद ने मेरी नेक की मैनिपुलेशन ऑल गुड। वो बड़े पॉइंट्स होते हैं, अगर एक भी हाँ, सर जाहिद सर भी वो जब करवाई थी देखिए, वर्कशॉप तब। मैंने जो भी आपको टेस्ट बताया, VBI, जब भी सर्वाइकल की मैनिपुलेशन या स्पेशली मैनिपुलेशन करनी होती है, VBI टेस्ट के बगैर आप नहीं कर सकते। जो पेशेंट ये टेस्ट पास नहीं करता, आप उस पर कभी अप्लाई नहीं करते, क्योंकि इसमें इंस्टेंट डेथ या सीवियर मॉर्बिडिटी का रिस्क होता है। ठीक है, तो VBI आप इसे एक्सप्लोर करना कैसे टेस्ट होता है। पेशेंट सीधा लेटता है, नेक को रोटेट करके एक्सटेंड करते हैं, अगर उसे चक्कर आए इसका मतलब है उसमें इनसफिशिएंसी है, चीज़ की आप मैनिपुलेट नहीं करेंगे। उसके बाद आप लंबर के ऊपर रोटेटरी टेक्निक्स नहीं लगाओगे या मोबिलाइजेशन ग्रेड 3 नहीं करोगे अगर डिस्कोपैथीज हैं। ठीक है, जो डिस्क हर्निएशन है सर्टन स्टेज की, जैसा कि स्टेज 4 की। और नीचे ग्रीन में आपके लिए लाइन लिखी हुई है कि अगर आप क्लास में प्रैक्टिस करें अपने फेलो के ऊपर, तो इन स्क्रीनिंग टेस्ट के बगैर आप सर्वाइकल को ना झेलें या किसी भी रीजन को ना झेलें, उसका रेलिवेंट टेस्ट पहले कर लें। चलो भाई।
बस 2 गोल हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा गोल है मेजरिंग प्रोग्रेस मेजर करनी है। कैसे आप प्रोग्रेस मेजर करोगे? तो पहले दिन जब आप सारा पेशेंट का वैल्यूएट कर लो ना, तो उसमें से कोई एक डोमिनेंट सिम्टम पकड़ लो। वैसे तो पेशेंट में बहुत से सिम्टम होंगे, दर्द भी है, नंबनेस भी है, ठीक है, हेडेक भी है। उसमें से जो मोस्ट डोमिनेंट है, जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल पेन ही मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। अब आप उसे नोट कर लो कि कितनी है पेन। अब कल जब आप ट्रीटमेंट दोगे तो उससे कंपेयर करोगे, पहले दिन जो वैलिड किया था इतनी पेन थी, उससे कम हुई है, बड़ी है। फिर अगले दिन फिर उसी डे से कंपेयर करो कि उसकी कंपेयर अगर वो कम होती जा रही है, बेहतरी आती जा रही है, तो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखो। अगर वो वर्स होती जा रही है तो ट्रीटमेंट आप बंद कर दो, पेशेंट रेफर कर दो। और उसने नीचे मेंशन किया है कि अगर सिम्टम्स जो से हैं वो बढ़ेंगे, सिम्टम इंप्रूव होंगे, साइन भी। क्या फ़र्क होता है साइन और सिम्टम में? हमने बात की है पहले इस पर। Yes, sir. सिम्टम स्पाइन के क्या होते हैं? पेन, ठीक है, चेंज इन सेंसेशन, फीलिंग ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, ईज ऑफ मोशन, रिड्यूस, ये पेशेंट फील करेगा। पहले दिन फील करता था बड़ा वीक कि इससे ऊपर अब नहीं आया जाएगा, इतना हो गया। फिर आस्ता आस्ता उसमें स्ट्रेंथ फील करता है वो अपने अंदर। और साइन क्या होते हैं जो आप फील करेंगे? जॉइंट प्ले फील कर सकते हो आप, रेंज ऑफ मोशन, रिफ्लेक्सेस। एग्जांपल उसने दिया है, पेशेंट पहले दिन आपके पास आया और उसे पाँव में नंबनेस आती है। आपने SLR परफॉर्म किया और देखा कि सिर्फ 30 डिग्री तक का उसकी टांग आती है और पेन है। अब उसे आप नोट करके रखो पहले दिन। अगले दिन जब आप परफॉर्म करो, ट्रीटमेंट दोगे, तो फिर आप देखो कि अभी कितनी इंप्रूवमेंट आई है। अगर अभी उसकी रेंज बढ़ेगी, 40 तक गई है बगैर पेन के, तो ये इम्प्रूवमेंट है। मीन्स के साइन एंड सिम्टम उसके बेहतर हुए हैं, तो सिम्टम उसके बेहतर हुए हैं तो साइन भी बेहतर हुआ है, मज़ीद रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ी है। ये वही चीज़ है। बेहतरी है तो ठीक है, नहीं बेहतरी तो रेफर कर दो पेशेंट। ये होती है मेजरिंग ऑफ द प्रोग्रेस। चलो भाई, बस ये हमारे गोल्स थे जो OMT वैल्यूएशन में हम प्लान करते हैं। अब बात करते हैं कि अब करना कैसे है इवैल्यूएट पेशेंट को। और बड़ा सिंपल सा है, ये वही चीज़ है जो आप SCP में करते आ रहे हो पिछले सेमेस्टर से। काफ़ी चीज़ें इसमें रिपीट होंगी, हम गो थ्रू करेंगे। सबसे पहली चीज़ है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। क्या होता है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम? पेशेंट आते ही आप आइडेंटिफाई कर लो उसका प्रॉब्लमेटिक रीजन कौन सा है, ठीक है, ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है। जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है वो आपको 3 चीज़ों की तरफ लेके जाता है। या तो आपको एग्जैक्ट डायग्नोसिस बना देगा देखते ही पेशेंट को, कौन सी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को देखते ही आपको कि ये मसला है इसे। हाँ, बैक पेन कह रही है। बैक पेन कैसे पता चलेगा मेरे को? कमर पे हाथ रख। अगर किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम मुझे नजर आई, जैसे वो रेडियल पाल्स है, हाथ नजर आ रहा गिरा, हाँ, ठीक है, कोई इस तरह पेशेंट है, कोई पेशेंट है इसका फेस एक से ड्रूप कर रहा वो है बैक नीचे को, पाल्स ऐसे Bell's डिसऑर्डर्स palsy। नजर आई। यस ठीक है। कुछ कंडीशन होती है बड़ी ऑब्वियस होती हैं Yes. कि आप देखते ही आइडिया कर देते हो, और उसके लिए जस्ट आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पूछनी होती है। हिस्ट्री के साथ उस अपने हाइपोथेसिस को रिलेट करना होता है, तो आप डायग्नोस बना लेते हो। स्ट्रोक के पेशेंट भी बना। हाँ, स्ट्रोक का पेशेंट भी इसी तरीके एक टिपिकल पोस्टर के साथ आता है। यस। हाँ, उसके बाद जो आपको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, ये अगर एग्जैक्ट डायग्नोसिस की तरफ नहीं लेके गया तो ये आपको डिटेल एग्जामिनेशन की तरफ ले जाएगा कि आपने देखा है पेशेंट आया कांधा पकड़ के दर्द है, कुछ भी हो सकता है, Yes, डिसलोकेशन हो सकती है, Frozen टेंडनाइटिस हो shoulder, सकता है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, बर्साइटिस हो सकता है, मल्टीपल। इसके लिए आपको फर्दर एग्जामिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा डिटेल, या आपको स्क्रीनिंग एग्जाम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की तरफ ले जाएगा कि भाई इस पेशेंट को हाथ नहीं लगाना, रेफर ले जाओ इसे। पेशेंट आता है बस शोल्डर डिसलोकेशन के साथ, आपने देखा उसका यहाँ से भाई इसकी शेप खराब हुई हुई है, डेल्टॉइड की सेम नहीं है, डिसलोकेशन लग रही है, जाए भाई ऑर्थोपेडिक के पास हैं, फ़ौरन रिड्यूस करवा के इसे। ठीक है, आपके लिए नीचे एक बात लिखी है, जो नोवाइस प्रैक्टिशनर हैं, भी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो अभी हैविली रिलाई नहीं करेंगे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पे। उन्हें सबसे पहले मास्टर करना है डिटेल एग्ज़ाम को, फिर वो इस काबिल होंगे कि हाँ भाई देख के ही मुझे लग रहा है ठीक है इसे ये मसला है, जाओ ये ट्रीटमेंट दो। हम पहले सेकंड वाला ऑप्शन डिटेल एग्जाम, हाँ, डिटेल एग्ज़ाम फिर हम आपको पहले मास्टर करना है,
फिर आप इस काबिल हो जाओगे चीज़ों को एकदम से देख के आइडिया करने के। ओके भाई, अच्छा ये उसने कुछ चीज़ें बताई हैं स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की, ये कंपोनेंट है, ये बेसिकली डिटेल्ड चीज़ें होती हैं वैसे, लेकिन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में आप इन्हें स्लाइटली गो थ्रू करते हो, ठीक है, इन सभी चीज़ों को स्लाइटली। आगे आ जाता है डिटेल एग्ज़ाम। डिटेल एग्ज़ाम में कहता है जो हिस्ट्री होती है पेशेंट की, सिर्फ एक अ गुड हिस्ट्री लीड्स यू टुवर्ड पॉसिबल डायग्नोसिस, लेकिन जो डिटेल एग्ज़ाम होता है ये आपको के डायग्नोसिस को कंफर्म करता है। 5 चीज़ें आप डिटेल में देखते हो, हिस्ट्री लेते हो, इंस्पेक्शन करते हो, टेस्ट ऑफ फंक्शन करते हो, तीसरे चैप्टर इसी पे था वो कर चुके हैं हम, पल्पेशन और न्यूरोवास्कुलर एग्जामिनेशन। अच्छा चलो भाई, सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। 5वें सेमेस्टर से आपने शुरू किया था हिस्ट्री लेना, लॉग बुक बनाई हुई है ना? यस मैम। बस फिर आपको ये हलवा लगेगा। तो हिस्ट्री क्या होती है? जो कि आपको पॉसिबल डायग्नोसिस बना देती है, हाइपोथेसिस बना देती है बहुत से माइंड में। कुछ हिस्ट्रीज बड़ी क्लियर होती हैं, जैसे मैंने बेल्स पॉलिसी का बताया, देखते ही या कुछ चीज़ें आप सुन के आइडिया कर लेते हो, अच्छा ये हुआ होगा। पेशेंट कहता मैं गिरा था, बाइक से गिरा हूँ, घुटने के बाद पहले मेरा घुटना लगा था तो इसका मतलब टिबिया पे गिरा, टिबिया पोस्टीरियर ट्रांसलेट हुई होगी, PCL डैमेज हो गया हुआ, ठीक है। हिस्ट्री कुछ इतनी क्लियर होती हैं, ठीक है, आपको आइडिया। कई दफ़ा हिस्ट्री वेग होती है, आपको फर्दर डिटेल चाहिए, एग्जामिनेशन चाहिए होती है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आप हिस्ट्री में पूछते हो। सबसे पहले प्रेजेंट एपिसोड, यानी कि ऑन द मोमेंट जब पेशेंट आपके पास बैठा हुआ है, उस वक्त का जो एपिसोड चल रहा है आपके साथ उस पेशेंट का, उसमें क्या क्या मसला है उसे, उसी के बारे में आपने पीछे से सारी बातें पूछते आना है। वो सारी कंप्लेन जो कि अल्टीमेटली उसे इस प्रॉब्लम की तरफ लेके आई हैं, ठीक है। इसे कहते हैं प्रेजेंट एपिसोड। ऑब्टेन अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द पेशेंट कंप्लेंट्स एंड द इवेंट लीडिंग अप टू द करंट एपिसोड, ओके। अगर वो सारी कंप्लेन उसकी मैकेनिकल है, ठीक है, सोमैटिक डिसफंक्शन रिलेटेड है, तो भाई आप ही का केस है, या आप डील करेंगे। अगर मैकेनिकल नहीं है तो इसे या तो रेफ़र कर दो, या जब एट द एंड इसका कोई थोड़ा ऑमिनस डायग्नोस बनेगा, थोड़ा कोई डेंजरस टाइप का। ओके, उसके बाद ये चीज़ें सारी जो आपने हिस्ट्री में पूछनी होती हैं। पेशेंट आता है आपके पास कांधे के दर्द के साथ, तो भाई सबसे पहले पूछो लोकेशन क्या है, शोल्डर है, ऑनसेट क्या है, क्या पूछोगे क्वेश्चन ऑनसेट के लिए पेशेंट से? टाइम कब देर से हो रही है? नहीं नहीं पूछेंगे कि कब से हो रही है। कब से बोलोगे, वो कहेगा 3 महीने हो गए, ये तो ड्यूरेशन होता है। मतलब टाइम के अंदर उसका बिहेवियर कैसा है, पेन, पेशेंट से क्या क्वेश्चन करोगे ऑनसेट के लिए? है नहीं ऐसे कुछ पढ़ा। बेसिकली इनके आंसर आपको तब मिलेंगे जब आप पेशेंट से क्वेश्चन करोगे, और अगर आपने गलत क्वेश्चन किया तो आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा। ऑनसेट के लिए आप अगर पूछोगे कब हुआ, तो वो आपको कहेगा 3 महीने से, वो तो ड्यूरेशन है वो। क्या क्वेश्चन करेंगे भाई ऑनसेट के लिए? ऑनसेट शायद कहाँ से काउंट करें? मॉर्निंग से नहीं, कब होती है? कब ये तो फ्रीक्वेंसी होती है, कितना फ्रीक्वेंटली होती है, मतलब कितनी एक्चुअल जगह किधर है? डे नाइट। सर उसकी इंटेंसिटी नहीं, पूछेंगे, वो तो टाइम है, किस टाइम में होती है, उसकी इंटेंसिटी पूछेंगे कब कितनी देर। ऑनसेट होता है किसके लिए क्वेश्चन करते हो कि कैसे दर्द निकली, कैसे शुरू हुआ, ठीक है। ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन ही होता है जो आप पूछते हो, कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ। हाँ, तो इसके 3 पॉसिबल आंसर हैं। पेशेंट कहेगा आहिस्ता आहिस्ता, पहले थोड़ी थी अब बढ़ गई, ग्रेजुअल, एकदम से, सडन, या पता ही नहीं है उसे, इनसिडियस। बस ये 3 आंसर होते हैं इसके। ड्यूरेशन पूछते हो कितनी देर हो गई, टाइम पूछते हो, ज़्यादा सुबह होती है, रात में। अगर वो ये बड़ा फैक्ट है इसके लिए, अगर पेशेंट कहता है मुझे इवनिंग में ज़्यादा पेन होती है, तो भाई आप उसे बोलो कि कल आप इवनिंग में उसी टाइम पे आओ मेरे पास। बेहतर एग्जामिनेशन उसी टाइम पे होती है जिस टाइम पे पेशेंट को पेन होती है या सिम्टम्स आते हैं। कैरेक्टर कैसा है पेशेंट का, वही डल है, शार्प है, रेडिएटिंग पेन है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितना फ्रीक्वेंटली होती है, इसके 2 पॉसिबल आंसर होते हैं, या तो लगातार कॉन्टीन्यूस या वक्फे वक्फे से इंटरमिटेंट, ठीक है। फिर एग्रावेटिंग फैक्टर क्या है, रिलीविंग फैक्टर क्या है, ये पूछो। एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं एसोसिएटेड सिम्टम्स? उसके साथ मतलब अगर उसको कहीं पेन है तो उसको कहीं और पेन तो नहीं साथ पेन तो आ ही रही है,
मतलब अगर उसको पेन शोल्डर में तो कहीं और पेन तो लिंक कर रही मतलब फॉर एग्जांपल उसको नहीं उससे एसोसिएटेड related सिम्टम ना बड़े नहीं है, स्पेसिफिक्स हैं और ये वो चीज़ें हैं जो कि कहते हैं कि बिन बुलाए मेहमान होते हैं भाई प्राइमरी इनका लेना देना कुछ नहीं है बस ये हो जाते हैं हार्ट प्रॉब्लम कोई कंधे में दर्द निकली है बड़ी शिद्दत की अगले दिन बुखार हो गया फीवर भी हो जाती है फीवर एक एसोसिएटेड सिम्टम है वगैरह भी हो जाता है हेडेक फटीग Fatigue. जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस Yes. जो मलेज होती है नोजिया वॉमिट ये एसोसिएटेड सिम्टम है उसके बाद इरिटेबिलिटी कितना इरिटेबल Irritate है कर रहा है वो। यानी कि हल्का सा हलाने से दर्द निकल आती है या थोड़ा बहुत इतना इरिटेट नहीं है इंटेंसिटी कैसी है सीवियर मॉडरेट या माइल्ड हो सकती है प्रीवियसली क्या ट्रीटमेंट लिया पेशेंट ने इसका और उसके क्या इफेक्ट्स आए बेहतरी आई नहीं आई ये पूछना है आपने ये एक बेस्ट वे है एक सब्जेक्टिव हिस्ट्री लेने का ठीक है प्रेजेंट एपिसोड का ओके अब आगे देखो भाई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री अगला पॉइंट है पहले पेशेंट के बारे में कोई मेडिसिन यूज़ की हो कोई ऑपरेट सर्जरी वगैरह ये कंडीशन से रिलेटेड कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि ऑर्गन रिलेटेड या सिस्टमेटिक रिलेटेड होती हैं वो मिमिक करती हैं मस्कुलोस्केलेटल पेशेंट आता है आपके पास कंधे के दर्द के साथ आप चेक करते हो जॉइंट ठीक है मसल्स ठीक हैं बर्सास ठीक कोई इशू ही नहीं है पेन कहाँ से आ रही है कंधे वो हार्ट से रेफर होकर आ रही है कंधे ठीक है पेशेंट आता है अपर बैक पेन के साथ आप सारा मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर चेक करते हो ठीक है बिल्कुल पेन कहाँ से आ रही है स्टमक से या गाल ब्लैडर से रेफर होकर आ रही है ठीक है इसी तरह स्टमक की किडनीज की पेन बैक पे आती है ठीक है लो बैक पे तो इसके लिए आपने ये मेडिकल हिस्ट्रीज पे पूछनी होती है आगे आप एक बुक पढ़ोगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस की उसके अंदर आप इन डेप्थ पढ़ोगे प्रेफर पेन के बारे में अच्छा जनरल हेल्थ के बारे में क्या पूछोगे पेशेंट की जनरलाइज हेल्थ स्टेटस क्या है ठीक है ओवरऑल कैसा पेशेंट रहता है थका थका बीमार ये रिसेंट वेट लॉस या गेन के बारे में